नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने शुरू से पढ़ा था कि जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। किन से? सब्सटेंसेस से और एनर्जी से। सब्सटेंस यानी कि मैटर से और एनर्जी से। मैटर प्लस एनर्जी। पूरे यूनिवर्स में केवल दो ही चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। इसके अलावा कुछ दिखाई देता है क्या? बताओ। जो हमारे आसपास है सब क्या है? सब कुछ मैटर है। पेन, कॉपी से लेकर आप, हम सब मैटर हैं। या जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, यूनिवर्स में सब कुछ मैटर है। मैटर है जिसके पास मास है वो मैटर है। दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, मैटर और एनर्जी। तो यही मैटर जो है ये बना हुआ है 118 एलिमेंट्स से। ये रहे पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स जो कि हमारे और आपके अंदर पाए जाते हैं। और इन एलिमेंट्स के अंदर होते हैं एटम्स, जिनको डाल्टन ने कहा था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट होती है। लेकिन बाद में हमें क्या पता चलता है कि नहीं, एटम्स टूटते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, जिनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्दर डिवाइड होते हैं क्वार्क से, जबकि इलेक्ट्रॉन किसी में भी डिवाइड नहीं होता है। इसको बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन से नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो ये है एटम, एटम के ही अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम की किस तरीके की सजावट है? इसके न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा था। फिर एटम के ही लेवल पर सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि हमने देखा था कि आयन क्या होते हैं। आयन भी एटम ही होते हैं। वो उस तरीके के एटम होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को या तो खो आए हैं तो बेचारे कैटायन कहलाएंगे। याद कराया था ना कि कैट है बेचारी, कैट के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो कैटायन कहलाएंगे। अगर वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले आए हैं तो उनको एनायन कहलाएंगे। तो आयंस कुछ और रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, आयंस बाबा एटम ही हैं और कुछ नहीं। वो एटम ही हैं जिनके इलेक्ट्रॉनों के साथ छेड़खानी हो गई है। फिर हमने आइसोटोप्स वगैरह पढ़े थे ना, तो आइसोटोप्स क्या है? ये भी एटम ही हैं। ये जैसे ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं। तो कोई भी सेम एलिमेंट उठा लो, मतलब हाइड्रोजन उठाया है तो फिर हाइड्रोजन ही उठाओ, तो इसी के और भाई होंगे। इसी के जब और भाई होंगे तो उनका प्रोटॉन तो सेम ही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, है ना। केवल क्या होगा डिफरेंट? उनका मास नंबर जो होगा वो डिफरेंस होगा। जैसे कि 1h1, 1h2, 1h3, ये सब क्या है? आइसोटोन्स हैं। लेकिन हैं तो ये भी एटम ही ना, एलिमेंट के अंदर हैं तो एटम ही है। फिर हमने रेडियो एक्टिविटी तो पूरी देख ली। रेडियो एक्टिविटी कहाँ हो रही है? वो भी एटम में ही हो रही है। जब एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो उसमें हरकतें होंगी। एटम का न्यूक्लियस यानी कितने छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं। अगर हम इस एटम को, जिसको कि हम देख भी नहीं सकते, उसको हम एक रूम के बराबर मान ले, तो जो एक सुई होगी उसकी नोक न्यूक्लियस के बराबर होगी और न्यूक्लियस में ही सारा एटम का भार होता है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन का कोई भार नहीं है, खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही भार है। और न्यूक्लियस को हमने बहुत अच्छे से अभी तक समझा। हमने माना कि मान लो ये मेरे हाथ जो है ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। कोई चार्ज ना होने के मतलब ये हुआ कि ये ऐसे ही पड़ा रहता है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो प्लस चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि इस पर फोर्स लग रहा है। कैसा? रिपल्सिव नेचर का। प्रोटॉन दूर भाग रहे हैं। तो फिर कैसे एक न्यूक्लियस में बंधे हुए हैं, एक सुई की नोक से छोटा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कैसे बंधे हुए हैं? तो मतलब कोई और फोर्स है जो इस फोर्स से ज़्यादा बड़ी फोर्स है जो इनके बीच में काम कर रही है और न्यूक्लियस को बांधे हुए है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। वो है न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। जब ये अनस्टेबल हो जाता है, यही न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश करता है। तो इस स्टेबिलिटी को पाने की चाहत ही जो है ना वो बड़ी बड़ी रिएक्शंस को जन्म देती है, जिनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये कहाँ पर होती है? न्यूक्लियॉन के लेवल पर होती हैं। जब जो न्यूक्लियस है वो खुद ही स्टेबल होना चाहे, मतलब वो खुद ही कर रहा है अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश, किसी को
बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाना, बाहर से कुछ भी नहीं करना है। जब एलिमेंट खुद ही अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से कुछ ना कुछ इमिट करते हैं तो इसी को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये अपने अंदर से 2 प्रोटॉन बाहर निकाल दे, 2 न्यूट्रॉन बाहर निकाल दे, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, अल्फा पार्टिकल, या फिर इसी को बोलते हैं हीलियम का नाभिक। ये अपने अंदर से बाहर फेंक दे, या फिर वो क्या करे, या फिर वो अपने प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदल दे बीटा डीके करके, या अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल दे अगेन बीटा डीके करके। तो इस तरीके से ये हरकत जो है यही रेडियो एक्टिविटी है, और जो एलिमेंट ये हरकत कर रहा है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कोई बड़ी बात नहीं, ये सब हमने देखा था। चलिए, ये सब हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर ही अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल डिके कर रहे हैं और गामा रेस तो हर बार निकलेंगी। जब बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो 2 तरीके से बीटा डिके होता है, एक पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन इमिट होता है, निगेटिव में इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। पॉजिट्रॉन यानी कि जब प्रोटॉन जो है ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा होता है तो पॉजिट्रॉन निकलता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। न्यूक्लियस के अंदर उसी समय इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, नहीं आ सकता, ये स्टेबिलिटी जब गेन कर रहा है न्यूक्लियस तब ऐसा हुआ है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बैकरल ने की थी। हेनरी बैकरल ने क्या किया था, यूरेनियम लिया, 2 प्लेट लगाई, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज लिया, देखा कि जो प्लस प्लेट है उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स जमा हुए, माइनस प्लेट पर कुछ पार्टिकल्स जमा हुए। जो माइनस प्लेट पर जमा हुए वो अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज वाला है तो वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। बी मोस्टली क्या होता है, निगेटिव होता है तो वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। गामा पे कोई चार्ज नहीं होता तो वो सीधे निकल जाएगा। सेम काम मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी ने रेडियम के ऊपर किया था, जिनको माना जाता है कि रेडियम के खोजकर्ता कौन है, मैडम क्यूरी हैं। तो रेडियम पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जाना कि जो रेडियम है यूरेनियम से 1000 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। तीनों को मिला के नोबेल प्राइज़ मिल जाता है रेडियो एक्टिविटी के लिए, और रेडियो एक्टिविटी जो नाम दिया वो भी मैडम क्यूरी ने दिया। ये सब हम पढ़ चुके हैं, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था रेडियो एक्टिविटी को किससे मेज़र करते हैं, तो जीएम काउंटर से, यानी कि गाइगर मुलर काउंटर से मेज़र करते हैं। यूनिट्स देखा था बैकरल एसआई यूनिट है, क्योंकि बैकरल ने ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। क्यूरी ने रेडियम पर एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही खोजा था, भाई न्यूक्लियस ही बताया था। जो गोल्ड शीट पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया था, उस तरीके से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी, राइट। और न्यूक्लियस के लेवल पर ही रेडियो एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी, आयरन क्यूरी एंड एफ जूलियट ने की थी 1934 में। जैसे कि जब कोई एलिमेंट अनस्टेबल है तो वो खुद से स्टेबल होने की कोशिश करेगा, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि कोई एलिमेंट जो कि स्टेबल है हम उसको छेड़ेंगे छाड़ेंगे और उसको अनस्टेबल कर देंगे और उसके बाद फिर वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। तो ये हो गई आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, फिर हमने अल्फ़ा बीटा गामा में कंपैरिजन किया था कि अल्फ़ा और बीटा और गामा ये तीनों कहाँ पर पाए जाते हैं, ओरिजिन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर इनका नेचर कैसा है, अल्फ़ा बीटा दोनों पार्टिकल ही हैं भैया, ये प्रोटॉन निकला ये न्यूट्रॉन निकला, ये क्या हो गया, अल्फा हो गया, तो पार्टिकल्स ही तो निकले ना। और बीटा में क्या हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में इमिट हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, पार्टिकल्स ही है ना। जबकि गामा क्या है, रेज है। ठीक है, स्पीड किसकी, गामा की सब कुछ गामा का ही मैक्सिमम होगा, केवल आयनाइजेशन पावर जो होगी वो अल्फा की ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है भैया, प्रोटॉन को इमिट कर रहा है, प्रोटॉन +2 चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता नहीं है। जबकि बीटा में तो एक ही, या तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा या एक पॉजिट्रॉन इमिट होगा, तो केवल एक ही चार्ज तो रहेगा ना। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास होता है, अल्फा के पास होता है। ठीक है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि जब कोई एलिमेंट है उसके अंदर जितने ज़्यादा एटम भरे होंगे ना उतना ज़्यादा वो डिसइंटीग्रेट होगा, दैट्स इट। और जब वो उसके एटम आधे रह जाएंगे तो वो उस एलिमेंट की हाफ लाइफ कहलाएगी, और कुछ भी नहीं है इसमें। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, जब अल्फ़ा निकल रहा है तो पीरियोडिक टेबल में 2 स्थान हम पीछे खिसक जाएंगे, और जब बीटा डिके हो रहा है तब 1 स्थान आगे चले जाएंगे। गामा डिके हो रहा है यानी गामा रेज निकल रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बस यही ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है।
ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले थे, हम न्यूक्लियर फिजन को पढ़ने वाले थे। तो आज हम न्यूक्लियर फिजन देखेंगे। न्यूक्लियर फिजन वाज डन बाय हुम, इट वाज डन बाय ऑटो हॉर्न एंड एफ स्ट्रासमैन। अच्छा, हम डन बाय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस फिजन था, जो अपने आप फिजन किया गया था, वो तो कर चुका कौन, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो अपने आप करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर फिजन हमें कराना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं हो रहा है बैठ के कि यूरेनियम उठा लाए और डाल दिया कहीं जाके वो एटम बम बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन जो है वो कराना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, यूरेनियम 235 लिया, 92 यूरेनियम 235 लिया, इस पर हम मंद गति का न्यूट्रॉन डालेंगे, मंद गति का न्यूट्रॉन। अच्छा बताओ, न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो चार्ज होता है उसे नीचे लिखते हैं, न्यूट्रॉन पर तो 0 चार्ज होता है और मास इसका कितना रहता है, 1 AMU। ठीक है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हमने यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन डाल दिया तो क्या होगा, ऊपर जो ये नंबर लिखा रहता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मुझे बताओ ज़रा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। एक न्यूट्रॉन बढ़ गया जाके, तो अब क्या होगा, यूरेनियम 236 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, नीचे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इस पर ये जो एलिमेंट बन के तैयार हुआ है ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। तो अब जब ये अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, ये 2 छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूटेगा। किसमें, 56 बेरियम 141 और 36 क्रिप्टन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और एनर्जी निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि ये जो परमाणु क्रमांक है वो इसके बराबर होना चाहिए, ऊपर के भार जो हैं वो इधर के बराबर होने चाहिए, आपको बराबर दिखेंगे। ठीक है, चेक करके देख लो, यहाँ पर कितना है, 236 है, यहाँ पर कितना है, 141 प्लस 92 प्लस ये 3 है न्यूट्रॉन, तो 3 ले लेंगे ना, यहाँ पर जोड़ो। ठीक है, यानी कि हमारी जो रिएक्शन है वो ओके है। नीचे देख लो, 56 प्लस 36 92 यानी रिएक्शन ओके है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और इसी रिएक्शन पर आधारित है एटम बम। होता क्या है कि एक जो यूरेनियम है उस पर हम न्यूट्रॉन डाल रहे हैं। अब ये न्यूट्रॉन कैसा है ये ज़रा समझो, ये न्यूट्रॉन कैसा है, ये थर्मल न्यूट्रॉन है। थर्मल न्यूट्रॉन का क्या मतलब होता है, स्लो न्यूट्रॉन है, जिसको बोलते हैं मंद गति न्यूट्रॉन। मंद गति न्यूट्रॉन डालते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन मतलब इसको जितनी एनर्जी चाहिए ये आसपास के एनवायरनमेंट से ले लेगा, बस उतनी ही एनर्जी चाहिए। ठीक है, जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम पर डाला तो यूरेनियम से क्या होगा, 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब ये 3 नए न्यूट्रॉन क्या करेंगे, ये फर्दर यूरेनियम को तोड़ेंगे और फिर यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। और फिर ये न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम को तोड़ेंगे। फिर हर यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। मतलब पहले केवल 1 न्यूट्रॉन था, फिर 3 न्यूट्रॉन हो गए, फिर कितने हो गए, 9 हो गए, फिर 27 हो जाएंगे। इस तरीके से चेन चलती चली जाएगी एंड इट इज़ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये एक बार बता चुकी हूँ फिर से क्यों बता रही हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जब तक चीज़ें दिमाग में घुस ना जाएं उनको समझाते रहना चाहिए, इसलिए मैं एक बार फिर से चीज़ें अच्छे से बता रही हूँ। ठीक है, तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, कोई रोकने वाला है इसको, कहीं से रुकेगी ये तो न्यूट्रॉन निकलते चले जा रहे हैं, यूरेनियम को टकरा रहे हैं और फिर यूरेनियम से फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलते जा रहे हैं। ना सिर्फ न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, ये ज़्यादा संख्या में निकल रहे हैं। जब न्यूट्रॉन निकलेंगे तो
तो एनर्जी भी तो निकल रही है। अच्छा, ये एनर्जी कहाँ से निकल रही है? यहाँ का कुछ ना कुछ मास डिके हो रहा है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। किससे? E इज इक्वल्स टू mc² से। तो ये हर प्रोसेस पे एनर्जी निकल रही है। जैसे ही यहाँ ये टकराया, यहाँ एनर्जी निकली, यहाँ एनर्जी निकली, आगे निकलेगी। और ये एनर्जी इक्वल नहीं निकल रही है, ये एनर्जी मल्टीप्लाई कर रही है। तो एनर्जी, इतनी एनर्जी जब निकल जाएगी तो क्या होगा? तबाही होगी। तो यही तबाही होती है एटम बॉम्ब से। एटम बॉम्ब्स अमेरिका के द्वारा फेंके गए थे ना जापान पर 1945 में, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। 6 अगस्त को फेंका गया था कहाँ? हिरोशिमा में, और 9 अगस्त को नागासाकी में। ठीक है, ये कौन सा था? लिटिल बॉय, इसका नाम था लिटिल बॉय, और इसका नाम था फैट मैन। इसमें यूज़ हुआ था यूरेनियम 235 और इसमें प्लूटोनियम 239 यूज़ हुआ था। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस रिएक्शन को किसी तरीके से कंट्रोल कर ले जाएं, तो हम उसको बोलेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फिजन बोलेंगे। फिजन वो भी है लेकिन कंट्रोल्ड है। कैसे कंट्रोल होगा कि एक न्यूट्रॉन डाला यूरेनियम पर तो एक ही निकलने दो, बाकी के रोक दो। जब बाकी के रोक देंगे तो ये पूरी आगे की चेन रिएक्शन से बच गए हम, ये जो अनकंट्रोल जा रही थी। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, बाकी के 3 को रोक दो। तो ये जो रिएक्शंस हो रही है इसको हम कंट्रोल बोलेंगे, और ये जो कंट्रोल फिजन होता है इसका हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है। अच्छा, अब समस्या कहाँ पर आती है? समस्या यहाँ आती है कि नेचर में यूरेनियम 238 बहुत ज़्यादा है। कितना? जितना यूरेनियम है उसमें से 99.7% यूरेनियम 238 है और बाकी का यूरेनियम 235 है। 99.3% यूरेनियम 238 है और 0.7% यूरेनियम 235 है। तो आप कहोगे इसमें समस्या क्या है? यूरेनियम 238 अगर 99.3% है तो यूरेनियम 238 का इस्तेमाल किया जाए फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, न्यूक्लियर फिजन कराने के लिए। लेकिन हम न्यूक्लियर फिजन यूरेनियम 235 पर ही ईजिली करा सकते हैं। यूरेनियम 238 हमारे लिए समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि यूरेनियम 238 अगर हमने लिया और अब हम अगर इस पर न्यूट्रॉन डाल के चाहते हैं कि यूरेनियम 238 विखंडित हो जाए और आगे 3 न्यूट्रॉन निकाले और फर्दर यूरेनियम 238 को डिवाइड करे, तो पहले तो हमें जो ये न्यूट्रॉन डालना पड़ेगा, ये हमको स्लो मोशन न्यूट्रॉन नहीं चाहिए, हमको हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन चाहिए। यानी कि ये थर्मल न्यूट्रॉन नहीं होगा, ये आसपास की जो नेचर है उससे एनर्जी नहीं ले पाएगा, हमको इसको अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी, तब हम यूरेनियम 238 पर इसको टकरा पाएंगे। लेकिन फिर क्या समस्या आएगी? आप कहोगे ठीक है एनर्जी देनी पड़ेगी तो दे दो, आगे तो चेन रिएक्शन होती चली जाएगी ना। एक बार देने में क्या जाता है क्योंकि यूरेनियम 238 से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे ये इलेक्ट्रॉन स्लो मोशन न्यूट्रॉन होंगे। अब चूंकि ये स्लो मोशन न्यूट्रॉन हैं तो अब आगे ये यूरेनियम 238 पर विखंडन करा पाएंगे क्या? नहीं करा पाएंगे। तो अब हम इन तीनों को फिर से एनर्जी दे लाके, फिर उनसे जो न्यूट्रॉन निकले फिर हम एनर्जी दे लाके, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए यूरेनियम 238 को यूज़ नहीं किया जाता है न्यूक्लियर फिजन के लिए या फिर एटॉमिक बॉम्ब के लिए या फिर मेनली न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। यूरेनियम बहुत कम पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में या न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने में समस्या आती है। देखते हैं हमारे प्यारे भारत में कहाँ कहाँ पर यूरेनियम है। सबसे ज़्यादा तो झारखंड में हमें यूरेनियम मिल जाता है। झारखंड के सिंहभूम ज़िले में जादूगोड़ा की खदान है जो कि पहली यूरेनियम की खदान है। इसके अलावा आपको मेघालय में मिल जाएगा, महादेव बेसिन में।
आंध्रा में मिल जाएगा कडप्पा बेसिन में, कर्नाटका में भीमा बेसिन में, इसके अलावा राजस्थान के सीकर ज़िले में, उमरा उदयपुर में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत ही कम जगह यूरेनियम है। अच्छा, थोड़ा बहुत आपको यूपी बिहार में भी मिलेगा, अदरवाइज़ यूरेनियम पूरे भारत में नहीं है। और चलिए एक दो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं कि भारत में यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है। देखिए, अगर आपको उत्तर प्रदेश दे रहा है तो हम सबसे पहले तो झारखंड को ही प्रायोरिटी पर रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो झारखंड में ही पाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जादूगोड़ा की खदान यूरेनियम की, ठीक है। तो झारखंड लगाना है, नो डाउट, ठीक है। अब हरियाणा और पंजाब तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये मैदानी इलाके हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो आप समझ पाओगे कि ये हरियाणा और पंजाब दोनों मैदानी इलाके हैं, और मैदानी इलाके में आपको खनिज मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि खनिज ज़्यादातर जहाँ पर पठार होते हैं वहाँ पर मिलते हैं, और झारखंड पूरा पठारी इलाका है, ठीक है। हजारीबाग का पठार, रांची का पठार सब झारखंड में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी आपको मेघालय में पठार देखने को मिलेंगे, शिलोंग का पठार है ना, आंध्रा में, कर्नाटका में, यहाँ पर भी आपको, ये सब मैदानी इलाके नहीं हैं, ठीक है। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप कौन सा है? हमने अभी अभी पढ़ा कि यूरेनियम 238 सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 99.3%, ठीक है। इनरिच्ड यूरेनियम कंसिस्ट, इनरिच्ड यूरेनियम, ये इतना इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हम देख लेते हैं कि इनरिच्ड यूरेनियम मतलब वो यूरेनियम जिसको हम यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए, उसमें यूरेनियम 235 कितना होना चाहिए और 238 कितना हो, तो एटलीस्ट यूरेनियम 235 20% उसमें होना चाहिए इनरिच्ड के लिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में यूरेनियम कहाँ कहाँ पर है। तो पूरी दुनिया में मेनली 3 जगह पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलेगा आपको, कजाकिस्तान में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में। जिसमें प्रोडक्शन की बात देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कजाकिस्तान में होता है, ठीक है। मेनली ये जो तीन हैं, ये पूरे के पूरे यूरेनियम प्रोडक्शन का टू थर्ड इन्हीं देशों में होता है, कनाडा में, कजाकिस्तान में और ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलता है? नामीबिया में मिलता है, अपने भारत में भी थोड़ा है, हमने अभी अभी देखा, झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें हैं, उज़्बेकिस्तान में थोड़ा सा मिलता है, रशिया में मिलता है, चाइना में तो ऐसी कोई चीज़ें जो मिले ना, इनके पास तो सब कुछ है भाई, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हो गया? कनाडा में, कजाकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, रशिया में, चाइना में, नामीबिया में, और यहाँ पर कोई कंट्री ली है, आई थिंक ये नाइजर है शायद, इसको कंफर्म करना कि नाइजर के पास है या नहीं। मेनली जो 3 याद रखनी है वो कौन कौन सी? कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, बाकी भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 याद रखना क्योंकि ये 3 मुख्य हैं। 2/3 है भाई इनके पास, और 3/4 अगर देख लो तो इसको मिला लो, नामीबिया को मिला लो, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। भारत में याद रख लेना कि झारखंड में यूरेनियम है। यूरेनियम कौन सा यूज़ किया जाता है? यूरेनियम 235 यूज़ किया जाता है। किसने न्यूक्लियर फिजन पहले किया था? ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने, ठीक है। इसके बाद अब हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर बच जाता है। हम न्यूक्लियर रिएक्टर को थोड़ा सा समझ लेंगे कि कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं, इस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, बस उतना और हम देख लेंगे। और यहाँ से हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है। हमने यूनिवर्स में मैटर से लेकर के उसके एटम के अंदर के न्यूक्लियस तक सब कुछ देख और समझ लिया है, ठीक है। धन्यवाद, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, धन्यवाद।